हेलो एवरीवन। सभी लोगों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावास पर। और गाइज, इस सेशन में हम लोग जीएस से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज आपके जितने भी स्टेट पीएससीज के एग्जाम्स हैं, या आपका जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, या आरओ की जो परीक्षा है, उन सभी के लिए आपके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर है और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है। इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारी अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है, वो मिलता रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1911, 1919, 1895 या फिर 1912? ठीक है। अब इस क्वेश्चन के आंसर पर अगर हम चलें तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी। ध्यान रखना है कि कुमाऊं कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1912 में हुई थी, 1912 में हुई थी। और अगर आप देखोगे तो लाला लाजपत राय के योगदान से अल्मोड़ा में स्थापना की गई थी। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर देखिए, एक तो वर्ष याद रखना है और दूसरा किसके योगदान से हुई थी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2 हमारा, उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड के उस महान नेता का क्या नाम था जिनकी मृत्यु 1942 में जेल में उनके द्वारा शुरू की गई भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप हुई थी? विकल्प क्या है हमारे? दौलतराम, ठीक है, नरेंद्र दत्त सकलानी, तीसरा है देव सुमन और चौथा है मानवेंद्र। तो इनमें से अगर हम देखें कि कौन से वो महान नेता थे जिनकी मृत्यु 1942 में जेल में हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान, तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं अब हम लोग। तो उत्तर इसका है सी। देखिए, नाम क्या है? देव सुमन। अब देव सुमन जो कि उत्तराखंड के एक महान नेता थे, उनका जन्म कब होता है? 25 मई 1916 को। कहां पर होता है? टेहरी गढ़वाल जिले के जौल नामक गांव में हुआ था। ठीक। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस दौरान देव सुमन को टेहरी जेल में कैद कर दिया गया था। ठीक है। जेल अधिकारियों द्वारा, वहां के जो जेल के अधिकारी थे, वो वहां के बंदियों के साथ, कैदियों के साथ जो व्यवहार करते थे, वो बहुत ही खराब बर्ताव था, अमानवीय था। तो इसका विरोध करने के लिए देव सुमन ने भूख हड़ताल शुरू की और 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद निमोनिया के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर है 3 हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी अगरिया ट्राइब रिजाइड्स? गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर या फिर सोनभद्र? ठीक है। बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा डी। ठीक है। अगरिया जनजाति जो है यूपी के किस जिले में मिलेगी? आपको सोनभद्र जिले में मिलेगी, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। अच्छा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो अगरिया के अलावा गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगर, ठीक है, खरवार, खैरवार, पहाड़िया, बैगा, पंखा, पनिका, चेरो और भुइया, ये सारी जनजातियां भी आपको सोनभद्र जिले में देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा। तो अगरिया जनजाति कभी पूछी जाए कि इसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखना है आपको सोनभद्र जिले से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं कि अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती हैं? अब ये पढ़ी तो अभी आप लोगों ने सोनभद्र पढ़ा, ठीक है, अंबेडकर नगर है, जालौन है, सोनभद्र है, ललितपुर है। तो इसमें देखिए जितनी भी जनजातियां हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। ठीक है। उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर आप आओगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? विच ऑफ द
फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? ऑप्शंस में देखिए चेरो है, गोंड है, खारवार है और सहरिया है। भाई पूछ रहा है वाराणसी जिले में इनमें से कौन सी ट्राइब जो है, कौन सी जनजाति जो है वो प्राप्त नहीं होती है। तो उत्तर अगर आप देखोगे डी, ठीक है, सहरिया जनजाति जो है ये आपकी ललितपुर में मिलती है। कहां पर मिलती है? ललितपुर में मिलती है। वाराणसी में ये प्राप्त नहीं होती। वाराणसी में अगर आप देखोगे तो गोंड, धुरिया, ओझा, पठारी, राजगोंड, खरवार, खैरवार, ठीक है, चेरो, ये सारी की सारी जनजातियां आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? जो आपका वाराणसी जिला है वहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 साइंस का क्वेश्चन है। मानव शरीर में सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है। मानव शरीर सेलुलोज को पचाने में असमर्थ है, यह आपका कथन हो गया। कारण देखोगे, स्टार्च को नष्ट करने वाला एंजाइम डायस्टेज मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, तो कथन कारण पर बेस्ड क्वेश्चन है। इंग्लिश में देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी इज इनकेपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज एंड स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम डायस्टेज इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। आपसे पूछ रहा है चूज दी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस हम लोग जानते ही हैं। तो अब देखिए इसमें अगर आप देखोगे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं, हालांकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि ह्यूमंस जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर हम सेलुलोज खा लेंगे तो हमारा शरीर उसे पचा नहीं पाता है, और उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा एंजाइम, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि एंजाइम जो है वो भोजन को पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारे शरीर में कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो कि सेलुलोज को क्या कर पाए? तोड़ पाए। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि सेलुलोज में होते क्या है? मोनोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं जो कि बीटा एसिटिल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। भाई सेलुलोज को अगर आप देखोगे तो एक तरीके से आप कहोगे ये पॉलीसेकेराइड्स में आ जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जटिल यौगिक हो जाता है, और इसके अंदर कई सारे मोनोसेकेराइड्स मिलते हैं जो कि बीटा एसिटिल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हमारे शरीर में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं मिलता जो इन बीटा एसिटिल बॉन्ड्स को क्या कर पाए? तोड़ पाए। क्योंकि अगर कोई एंजाइम ऐसा मिलता जो इन्हें तोड़ सकता था तो क्या हो जाते? ये टूट जाते और हमारा शरीर इन्हें पचा सकता था। इसलिए सेलुलोज का डाइजेशन, सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। अब चलते दूसरे स्टेटमेंट पर। देखिए डायस्टेज बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर मिलने वाला एक एंजाइम है, और ध्यान रखेंगे इट वॉज द फर्स्ट एंजाइम दैट वॉज डिस्कवर्ड, यानी कि सबसे पहले जिस एंजाइम की खोज की गई थी हमारे शरीर में वो डायस्टेज है। किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे मॉल्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया था। दो फ्रेंच केमिस्ट थे, जीन फ्रैंकोआ परसोज, और इसके अलावा देखोगे तो एंसेल्मे पेन। ठीक है, कब खोज हुई है? 1833 में हुई है। अब डायस्टेज जो शब्द है ये कहां से आता है? ग्रीक शब्द है एक, डायस्टेटिस। ठीक है, डायस्टेटिस वहां से आता है, और डायस्टेटिस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन, विलगाव, अलग करना चीजों को। ठीक है, अब डायस्टेज का काम क्या होता है? ये ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में होता है, और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। इसको बेसिकली आप देखोगे ये ऐसे एंजाइम्स का एक समूह है जो स्टार्च को किस में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई स्टार्च के डाइजेशन से, स्टार्च के पाचन से ये जुड़ा हुआ एंजाइम है। ठीक है, तो हमने देख लिया इस क्वेश्चन को। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभाने पर कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय अ नीडल? ठीक है भाई, त्वचा हो गई, स्किन है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क है, हार्ट यानी कि दिल है, हृदय है, और आई यानी कि आंख है। कहां पर अगर सुई चुभाई जाए तो दर्द महसूस नहीं होगा? तो इस सवाल का उत्तर अगर आप देखोगे तो बी है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है ना,
उस ब्रेन में अगर आप कोई चीज चुभाओगे तो पेन आपको फील नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो कोई नोसिसेप्टर्स नहीं होते, यानी कि इस तरीके के रिसेप्टर्स नहीं होते हैं जो कि पेन को क्या कर पाए, फील कर पाए। समझ में आ गई बात? तो अब इसी वजह से क्या होता है, एक चीज है कि अगर ब्रेन को ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है, तो अगर ब्रेन को इटसेल्फ अगर उस पे कोई चीज चुभाई जाएगी तो इंसान को वो चीज फील नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पित्ताशय में मौजूद पथरी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। द स्टोन प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर अफेक्ट्स द डाइजेशन ऑफ, यानी कि किस चीज के पाचन को प्रभावित करती है। इसमें अगर हम देखें, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। अब चलते हैं इसके उत्तर पर। उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, देखिए बाइल, अगर आप बाइल की बात करोगे, पित्त की अगर हम बात करें तो ये कहां पर बनता है, यकृत में यानी कि लिवर में बनता है। और जमा कहां पर होता है, पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में। और फिर गॉल ब्लैडर से ये कहां जाता है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के फैट, और फैट में जो सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ए, डी, ई और के, इनके पाचन में, इनके डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब अगर आपके गॉल ब्लैडर में क्या हो जाए, पित्ताशय में पथरी हो जाए, तो पित्ताशय में अगर पथरी हो जाएगी तो इसका मतलब हो गया कि ये जो बाइल का ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये जो पित्त का परिवहन है, ये प्रभावित होगा। और अगर ये प्रभावित होगा तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि जो फैट है, उस फैट के डाइजेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज? रतौंधी, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया या फिर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो भाई नाइट ब्लाइंडनेस है, एल्बिनिज्म है, हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस। आपसे पूछ रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज या जेनेटिक डिजीज। ठीक है, आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि रतौंधी। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात की जाए तो देखिए, कलर ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी की बात हो रही है। तो इसमें एक चीज है, ये एक ऐसी दशा होती है ना कि जब जो नेचुरल लाइट है, ठीक है, जब नेचुरल लाइट यानी कि जो प्राकृतिक प्रकाश है, जब वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, तो बहुत ज्यादा कम होने पर दिखाई देने में क्या होती है, दिक्कत होती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस को एक ऐसे डिजीज के रूप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, जो कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करने वाला नहीं है। भाई आप इसे हेरिडिटरी डिजीज या जेनेटिक डिजीज नहीं कह सकते, ये जेनेटिक डिजीज नहीं है। ठीक है, और ये किसे प्रभावित करता है, हमारी आंखों की जो फंक्शनिंग है, हमारे आंखों की जो क्रियाएं हैं, उसको प्रभावित करता है। मेडिकल टर्म्स में नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं निक्टेलोपिया। ठीक है, ये टर्म याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ शब्दों में हेरफेर करके आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो निक्टेलोपिया को याद रखिएगा, ये किसी भी जेंडर के मनुष्य को हो सकता है, किसी भी आयु के हो सकता है, किसी भी एथनिसिटी के हो सकता है। मतलब यहां पर महिला, पुरुष, बच्चे, वयस्क या बूढ़े या किसी भी निर्जातीयता के मनुष्य को यह चीज हो सकती है। इसमें कोई भी हमें एक ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। ठीक है, दिक्कत क्या होती है, देखो जब हम, है ना, जब भी आप एक चीज नोटिस करते होगे कि आप अगर रोशनी में हो, लाइट में हो, और अचानक से अंधेरा हो जाए, तो आप देखते हो ना, आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद आपको दिखाई देना, हल्का हल्का दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी आंखों को एडजस्ट करने में क्या होता है, टाइम लगता है थोड़ा सा। यहां पर बात यही है कि आंखें जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाती, वो समायोजित नहीं कर पाती, और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब मनुष्य की आंख में कुछ कोशिकाएं मिलती हैं जिन्हों क्या कहते हैं, रॉड सेल्स कहा जाता है, रॉड कोशिकाएं कहा जाता है। ठीक है,
इन रॉड सेल्स में देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन होती है ना। रिसेप्टर प्रोटीन मतलब जो रिसीव करती है चीजों को, और उस रिसेप्टर प्रोटीन को क्या कहा जाता है? रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन कहते हैं। रोडोप्सिन ही उत्तरदायी होती है सिग्नल भेजने के लिए, ठीक है, कि ऑप्टिक नर्व्स को, ये नर्व्स के थ्रू, तंत्रिकाओं के थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि जो लाइट है, ठीक है, वो लाइट क्या हुई है? चेंज हुई है। और अगर लाइट चेंज हुई है तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए? एडजस्ट किया जाए। तो दिक्कत कहां पर होती है? इन सेल्स में, इस प्रोटीन के फॉर्मेशन में। ये सारी चीजें अगर गड़बड़ाएंगी तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम लोग। एलपीजी सिलेंडर से रिसाव के कारण बदबू आती है, क्यों? दी स्टेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एलपीजी सिलेंडर्स बिकॉज ऑफ मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर एथिल मरकैप्टन। तो इसमें आंसर बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर आप देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा। ठीक है भाई, रिसाव होने पर जो गंध हमें आती है वो गंध एक एजेंट की गंध होती है जो कि एलपीजी के अंदर मिलाई जाती है, मिक्स की जाती है, और वो क्या होता है? एथिल मरकैप्टन होता है। किस लिए मिलाया जाता है भैया? सुरक्षा के उद्देश्य से। आपके घर में गैस सिलेंडर रखा हुआ है, मान लीजिए कि उसमें किसी भी तरीके का ऐसा एजेंट ना हो जिससे कि आपको कोई महक आए, कोई स्मेल आए, कोई गंध आए, तो गैस लीक होती रहेगी और आपको पता नहीं चलेगा, है ना। और उसी समय पर किसी के पास माचिस निकल आई और दुनिया जलाने का उसका मन कर गया, समझे, तो समस्या हो सकती है। तो इसलिए सुरक्षा कारणों से इस चीज को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? ठीक, बैकेलाइट, सिल्क, केवलर या फिर लेक्सन। अब इसमें अगर आप देखोगे नेचुरल पॉलीमर्स यानी कि प्राकृतिक बहुलक जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम नाम कह रहे हैं भाई प्राकृतिक बहुलक हैं, तो इसका मतलब प्रकृति में मिलेंगे, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए होंगे। ठीक, और इसमें अगर आप देखोगे तो चाहे बेकेलाइट की बात की जाए, केवलर की बात की जाए, लेक्सन की बात की जाए, ये सब आर्टिफिशियल मटेरियल्स हैं, ये सब कृत्रिम पदार्थ हैं। इसमें अगर आप प्राकृतिक देखोगे तो प्राकृतिक केवल क्या है? रेशम है। ठीक है, रेशम को ध्यान रखना है। ठीक, तो प्राकृतिक पॉलीमर, प्राकृतिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, बेसिकली जल आधारित होते हैं, वाटर बेस्ड होते हैं। और इसमें आप देखोगे जैसे रेशम है, ऊन है, ठीक है, डीएनए है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जांपल्स हैं? जो हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा कहां से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम किस किस जगह के संविधान से? अमेरिका, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम या फिर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप इसको देखोगे यूनियन ऑफ स्टेट कहां से लिया गया है, तो आंसर याद रखिएगा कि जो भारत के अंदर, भारत के संविधान के अंदर राज्यों के संघ की जो अवधारणा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो कॉन्सेप्ट है, वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या चीजें ली गई हैं? समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट जो मिलती है ना, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट होती है, तो वो वहां से ली गई है। अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108, जिसमें हमारे पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनके ज्वाइंट सेशन के प्रावधान हैं, संयुक्त उनकी बैठक का प्रावधान है, वो वहां से लिया गया है। और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम क्या होता है? व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? कोरम आप सब लोग जानते होंगे भाई, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर, कि अगर मान लीजिए लोकसभा की बैठक होनी है, ठीक, अब लोकसभा की अपनी एक
संख्या है 543 या 545 आप मान लीजिए, तो अब उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए कि वो बैठक हो पाए? तो इसमें अगर हम देखेंगे कि उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर याद रखेंगे सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा, 1/10। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि भाई हम मान करके चलें कि 543 हैं, तो 54 हो गया ना, मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए 54 हो गया। अब वहां पर मान लीजिए कि 40 ही हैं, 40 ही हमारे माननीय लोग पहुंचे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ध्यान रखेंगे कि जो अध्यक्ष होगा या जो स्पीकर होगा उसे बैठक को क्या करना पड़ेगा? निलंबित करना पड़ेगा, क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हम लोगों ने देख लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? Who among the following was a member of Sarkaria Commission? वी शंकर, के हनुमंथैया, डी डॉक्टर एस आर सेन और ओ वी अल्जेसन। तो इसमें अगर आप देखोगे भाई कौन सदस्य था सरकारिया आयोग की, अगर बात की जाए तो इसमें एक चीज आती है कि जो हमारा संघ और राज्यों के बीच जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उनके कामकाज की समीक्षा करने के लिए, यानी कि आप एक तरीके से कहोगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस जो है उनको रिव्यू करने के लिए 9 जून 1983 को सरकारिया कमीशन बनाया गया था। सरकारिया कमीशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, तो जस्टिस आर एस सरकारिया इसके चेयरमैन थे। और अगर आप बात करोगे कि भाई इसमें मेंबर्स कौन थे, तो श्री बी शिवरामन ये इसके सदस्य थे, और इसके अलावा डॉक्टर एस आर सेन ये दो इसके सदस्य थे, और चेयरमैनशिप किसके पास थी? डॉक्टर आर एस सरकारिया के पास। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो इस क्वेश्चन में आप याद रख लीजिएगा कि डॉक्टर एस आर सेन जो हैं वो सदस्य थे। दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है, श्री बी शिवरामन। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ लिखा है नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, है ना। आप देखते होंगे कि इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि किसी स्टेट से लोकसभा की कितनी सीट्स हैं या राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, तो उसी पर क्वेश्चन देखिए, गुजरात है, कर्नाटक है, केरला है, ओडिशा है, और दूसरी तरफ लिखी हुई है कि संख्या कितनी है। ठीक, तो अब इसको अगर हम मैच करें, आप लोगों को अटेम्प्ट करना हो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक, अब आता है गुजरात से अगर आप देखोगे तो राज्यसभा में 11 सदस्य हैं, कर्नाटक में ध्यान रखना है 12 सदस्य हैं, केरल से 9 हैं और ओडिशा से 10 हैं। ठीक है, तो ये जो मेजर स्टेट्स है ना, बड़े बड़े जो राज्य हैं, उनकी जो संख्या है वो आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है आप लोगों से। और इस बार जरूर याद रखिएगा क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, लोकसभा के चुनाव हैं, है ना, तो हो सकता है कि इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए, तो लोकसभा की संख्या भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आ गया देखो फिर से कथन और कारण का प्रश्न है। लिखा है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण कह रहा है आदर्श आचार संहिता संसद द्वारा अधिनियमित की गई थी। ओके, assertion है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज सून एज एन इलेक्शन इज अनाउंस्ड एंड द रीजन इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो अब अगर हम इसमें चलें कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, क्या ये दोनों कथन सही हैं, सबसे पहला बात तो यही आती है इसमें। तो देखिए पहला बिल्कुल सही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर आप बात करोगे तो जिस दिन चुनाव की डेट अनाउंस होती है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। और कब तक लगी रहती है आचार संहिता? ये लगी रहती है तब तक जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता, जब तक चुनाव का जो परिणाम है उसकी घोषणा नहीं हो जाती। हालांकि जहां तक बात है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ओरिजिन की, कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो ध्यान रखेंगे कि इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है।
है ना। ये 1960s के डेकेड से केरल से ये शुरू हुई थी। केरल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव थे, वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने कुछ इस तरीके की चीजें बना करके पॉलिटिकल पार्टीज में सर्कुलेट की कि भाई देखो चुनाव लड़ रहे हो तो इन चीजों का पालन कर लो। उसी चीज को फिर इलेक्शन कमीशन ने उठा लिया और इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज से कहा कि जब आप प्रचार करते हो, ठीक है, या जब आप चुनाव लड़ रहे हो तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ दिशा निर्देशन का पालन करिए। फिर 1990s में आकर के इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को अच्छे से एनफोर्स करना शुरू किया। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट नहीं किया गया था, ध्यान रखना है आपको। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। बैल पूंजीपति से क्या तात्पर्य है? What is meant by a bullock capitalist? bullock capitalist, ठीक। देखो इसमें जो किसान गरीब हैं, फार्मर्स हु आर पुअर, जो किसान अमीर हैं, फार्मर्स हु आर रिच, ऐसे किसान जिनके पास कुछ संसाधन हैं लेकिन अमीर नहीं हैं, फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच। और फिर कह रहा है जो किसान बड़े जमींदार हैं, फार्मर्स हु आर बिग जमींदार्स। तो इसमें अगर हम आंसर देखें कि भाई बैल पूंजीपति, बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाएगा, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि रुडोल्फ लॉयड एंड सुजैन, इन्होंने किताब लिखी इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, और इस किताब में इन्होंने बुलक कार्ट कैपिटलिज्म इस शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक, अब यहां पर दो शब्द हैं, एक है जिसको कहा गया ट्रैक्टर कैपिटलिस्ट्स, और दूसरा शब्द है बुलक कैपिटलिस्ट्स। ट्रैक्टर कैपिटलिस्ट मतलब आप सीधे सीधे ये समझिए कि आप अगर गांव की बात करो ना, और किसी किसान के पास अगर ट्रैक्टर है, जैसे आज आप देखोगे तो भाई गांव में ज्यादातर किसानों के पास है, लेकिन पहले ऐसी चीज नहीं होती थी। भाई 1987 की बात हो रही है, उस टाइम पर किताब लिखी गई है, तो अगर ट्रैक्टर किसी के पास है इसका मतलब भाई वो बड़ा अमीर टाइप का किसान है, समझे। तो ट्रैक्टर कैपिटलिस्ट वो हैं जिनके पास 15 एकड़ से ज्यादा जमीन है ना, अमीर किसानों की बात हो रही है। लेकिन अगर बुलक कैपिटलिस्ट की बात की जाए तो ये मतलब ऐसे किसान हैं जो 2.5 एकड़ से 15 एकड़ के बीच में जमीन है इनके पास, मतलब ना तो ये बहुत गरीब किसान है ना बहुत अमीर किसान है, ठीक ठाक है ना, संपन्न है। और इनके पास क्या मिलेगा आपको, बुलक, यानी कि बैल मिलेंगे, बैलगाड़ियां इनके पास देखने को मिलेंगी। उस समय की बात हो रही है, हालांकि आज आप देखोगे किसी के पास 10-12 एकड़ जमीन होती तो वो ट्रैक्टर खरीद लेता है। ठीक है, तो इसमें उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास कुछ संसाधन है लेकिन अमीर नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर किसान नहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्टार्टअप की विशिष्ट आवश्यकताओं को किसके माध्यम से पूरा किया जाता है? द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टार्टअप्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू, कह रहा है एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक, देखो इसका उत्तर अगर आप देखोगे तो डी आ जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए एक राष्ट्रीय नीति ढांचा फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया। ठीक, और इसे कहा गया स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, यानी कि भारत में एक ऐसा कल्चर शुरू करने की कोशिश की गई कि भाई स्टार्टअप्स लोग इजीली क्या कर पाए, शुरू कर पाए, है ना। अब बात ये होती कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हो, है ना, तो आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। भाई कुछ भी करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, अगर पैसा नहीं होगा तो आप कोई काम बहुत कायदे से नहीं कर पाओगे। तो अब यहां पर बात हुई कि जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल्स हैं, क्राउड फंडिंग है, निजी जो निवेशक हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये सीड इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ये सारे के सारे इन कंपनीज में क्या कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। ठीक, बदले में इन्हें क्या मिल जाएगा, स्वामित्व मिलेगा। जैसे मान लीजिए भाई पूरी कंपनी की वैल्यू 100% है, ठीक,
अब किसी ने कहा कि आप हमें 1 CR 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, 1 करोड़ रुपए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए और हम आपको 5% का मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है वो दे दे रहे हैं। ठीक, तो ये होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट के बदले आपको क्या मिल गई, इक्विटी मिल गई, शेयर्स मिल गए, आपको उसके अंदर ओनरशिप मिल गई। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, SEZ इंडिया मोबाइल ऐप जनवरी 2017 में लॉन्च किया गया है, यानी कि किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था? SEZ इंडिया मोबाइल ऐप। श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसमें अगर हम आंसर देखेंगे सी है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस था। देखिए 6 जनवरी 2017 को वाणिज्य सचिव द्वारा SEZ इंडिया नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, SEZ डिवीजन देखोगे, वाणिज्य विभाग ने अपनी व्यापक ई गवर्नेंस पहल यानी कि SEZ ऑनलाइन सिस्टम के तहत SEZ के लिए मोबाइल ऐप को विकसित किया था। ठीक है, तो SEZ इंडिया ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा 2017 में। SEZ डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है। ठीक, और इसने एक ब्रॉडर आप कहोगे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया था ताकि SEZ सिस्टम को ऑनलाइन किया जा सके, और उसी के तहत एक ऐप जो है वो डिजाइन की गई थी, लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ब्रिक्स देशों द्वारा चीन में किस बैंक की स्थापना की गई है? विच बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन चाइना बाय ब्रिक्स कंट्रीज? न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, न्यू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक और न्यू कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर देखोगे तो आपका सी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB। कहां पर स्थित है? याद रखिएगा, शंघाई में स्थित है। ठीक है, ब्रिक्स देशों ने स्थापना की कब? 2014 में। ब्रिक्स में कौन कौन आ जाएगा? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे इसके जो प्रमुख हैं वो भारतीय बैंकर हैं, केवी कामत, वो इसके प्रमुख हैं, वो इसके चीफ हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है कि ब्रिक्स देश जो हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करना, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके अंदर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, संसाधन देना। ठीक है, तो ये आज के सेशन में, इस सेशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए। इसी तरीके से हर सेशन में आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आते रहेंगे। लास्ट में एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से जितने भी लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं, जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, लिंक्स हैं क्लासेस के, वो सारी चीजें आपको कहां पर मिलती हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। चलिए लास्ट में आकर के आप लोगों से कहूंगा, अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। फीडबैक से हमें पता चलता है कि हमें चीजें और क्या मॉड्यूलेट करने की जरूरत है, या आप लोगों की और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन डू सब्सक्राइब इट। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले जो सेशन आएगा, अगला जो वीडियो आएगा। इसी तरीके से आप अपने चैनल परीक्षाबाज से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।